हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो इससे पहले हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं सारे के सारे लाइंस की प्रॉपर्टीज़, एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं, हर चीज़ हमने अच्छे से समझ ली है। और यहाँ तक कि जो सेकंड एक्सरसाइज आने वाली है एक्सरसाइज 6.2, उससे पहले जो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने सब पढ़ ली हैं। तो हम 6.1 और 6.2 करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आपको भी क्लियर हो गए ना? अगर अभी भी क्लियर नहीं हो पाए हैं तो वीडियोस को फिर से एक बार जाकर देखिए, अच्छे से समझिए। मैंने पूरी कोशिश की है उन्हें अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.2 भी करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, देखिए दोनों लाइंस है ना, दोनों तरफ एरो लगे हैं, मतलब क्या है, ये लाइंस हैं। जिनमें दोनों तरफ एरो लगा होता है उसको लाइन बोलते हैं। अगर एरो नहीं होता दोनों तरफ तो वो होती लाइन सेगमेंट। और अगर एक ही तरफ एरो होता, जैसे इसमें है, देखिए ई में एक तरफ एरो है, इस साइड एरो कुछ भी नहीं होगी, यहाँ से ओ से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है, एक रे है। यस, वेरी गुड। तो ये आपको दिया हुआ है फिगर, और आपको क्या गिवन है हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। और जो भी गिवन होता है, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योमेट्री के जब भी हम कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छे से फिगर बनाना बिल्कुल ज़रूरी होता है। ठीक है, भले आपको क्वेश्चन में फिगर दिया है फिर भी आपको अपने सोल्यूशन में बनाना है। और उसके अलावा आपको गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, या टू फाइंड, जो कुछ भी है सब कुछ लिखकर आपको दिखाना है। ठीक है, एकदम मतलब ऐसे स्टेप वाइज चलना है कि टीचर जब भी आपकी कॉपी को देखे तो उनको कुछ भी अलग से कुछ सोचना ना पड़े, बस देखें कि हाँ इसमें इनको बच्चे को तो फिगर भी अच्छे से आता है, गिवन भी पता है क्या दिया हुआ है, क्या करना है ये भी बच्चे को पता है, बच्चे ने अच्छे से किया है, और आपको वो पूरे मार्क्स देने से खुद को रोक ही ना पाए। तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, जो कुछ भी आता है सब कुछ अच्छे से करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो गिवन है वो क्या है, हमें बोला है कि जो एंगल AOC है और एंगल BOE है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 70 डिग्री। यानी कि हमें कोई एक अकेला एक एंगल नहीं दिया है, दोनों एंगल का सम दिया है। कौन सा, AOC कहाँ है, ये रहा, और BOE ये रहा, मतलब इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। ठीक है, और एक और एंगल हमें दिया है एंगल BOD इज इक्वल टू, ये कितना दिया है, 40 डिग्री। अब BOD कहाँ बन रहा है, आप देखिए BOD यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 40 डिग्री हमें सिंगल एंगल दिया है। अब हमें निकालना क्या है ये हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो जब निकालना है तो हम लिखेंगे टू फाइंड। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि प्रूव करना है तो हम लिखते हैं टू प्रूव, पर अभी हमें इसको फाइंड आउट करना है तो हम टू फाइंड लिखेंगे। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE एंड एंगल COE, ये दो एंगल्स हमें निकालने हैं। BOE कहाँ पर है, चलिए मार्क कर लेते हैं, एंगल BOE मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है, और एंगल COE यानी कि ये वाला एंगल भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा लग रहा है कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये एंगल्स हमें मिल जाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए हमें। अब देखिए आपकी जो AB है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक CD भी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर आपको दिया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके जो आएगा वो 70 डिग्री आएगा, और ये वाला आपको निकालना है। आपको कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है कि देखिए जो AB है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो तो 180 डिग्री होंगे, है ना, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में तो हमने पढ़ा था कि एक ही रे जा रही है, आप बोलेंगे यहाँ तो दो रेज हैं। तो आपको ये तो अच्छे से पता है ना कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका सम तो 180 ही होता है, स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री की ही होती है। आप उस स्ट्रेट लाइन में चाहे आप एक रे बनाइए चाहे 10 रे बनाइए, पर सब एंगल्स का सम तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भले OC और OE दो रेज जा रही हैं AB से, लेकिन पूरी की पूरी लाइन तो 180 डिग्री की ही होगी, ये तो सब जानते हैं, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो पहले हम ये लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे सोल्यूशन, और हम लिखेंगे सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है
तो हम लिख देंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू यू? देखिए आपने जो रीज़न है वो पहले ही लिख दिया। अगर आप इस तरह से नहीं लिखते तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दे कि लाइन स्ट्रेट है इसीलिए एंगल सम 180 डिग्री होगा, पर हमने पहले ही लिख लिया क्योंकि ए बी जो एक स्ट्रेट लाइन है तो तीनों को ऐड करके 180 आएगा। ठीक, इसमें आपको फिर कोई आगे रीज़न देने की फिर ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं। अब हम जल्दी से इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो हमें एंगल निकालना है वो भी तो जल्दी जल्दी निकालना है ना। देखिए जो AOC है वो क्या है, देखिए AOC अकेला तो कुछ भी नहीं दिया है ना, BOE अकेला कुछ दिया है, पर आपको पता है कि AOC और BOE को ऐड करेंगे तो हमें गिवन दिया है वैल्यू 70 डिग्री। तो हम इन दोनों की जगह में कॉमन 70 डिग्री हम लिख देंगे और प्लस में जो बचा एंगल COE वो ऐसे ही लिखा रह जाएगा और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब आपको दिख रहा है ना सिर्फ और सिर्फ COE बचा है और यहाँ पर 70 है, यहाँ 180 है, तो क्या करना है अब? सिंपल है ना, बहुत सिंपल हो गया ना। देखिए कितना इजी लग रहा है देखकर। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देखिए 70 यहाँ पर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर आकर वो माइनस हो गया। अच्छा यहाँ पर ना इस स्टेप में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को जब भी स्कूल्स में पढ़ाया है, इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये करते हुए कि जब भी इस तरह से कुछ माइनस करना होता है ना, जैसे यहाँ से कोई चीज़ जब वो लेकर आते हैं दूसरी साइड में, तो वो क्या करते हैं, वो 180 माइनस 70 नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं 70 माइनस 180 डिग्रीज। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ लिख देते हैं। उनको लगता है कि 70 को 180 से माइनस करने के लिए 70 को आगे लिखना पड़ेगा। जब भी वो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर को लेकर जाते हैं उसको वो उसके आगे ही लिख देते हैं। तो बेटा देखिए ये बहुत गलत हो जाता है क्योंकि जो 70 है आपको पता है ये छोटा नंबर है। छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को माइनस करेंगे, डिग्री को माइनस करेंगे तो फिर आपका आंसर भी माइनस में आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा ना। कोई भी एंगल माइनस में तो नहीं निकलने वाला है। और यहाँ पर जब भी देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जब भी कोई नंबर को आप दूसरी साइड में लेकर आते हैं तो जो नंबर पहले से वहाँ लिखा हुआ है वो अपनी ही जगह पर रहेगा। वो पहले है ना, अभी भी जब वो अकेला है तब भी वो इज इक्वल टू के जस्ट बाद में ही लिखा है तो वो वहीं पर रहेगा, इज इक्वल टू के जस्ट बाद में रहेगा। देखिए यहाँ पर, और जो दूसरा नंबर आ रहा है वो उसके पीछे ही आएगा। जैसे आप खुद सोच लीजिए, आप मान लिया कहीं लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ सामान लेना है, आप लाइन में खड़े हुए हैं और अगर कोई बाद में पीछे से कोई इंसान आ रहा है तो क्या उसको आप अपने आगे लगा लोगे? नहीं लगा सकते ना, उसको कहाँ लगना पड़ेगा? आपके पीछे ही लगना पड़ेगा लाइन में। सेम इसी तरह से जब भी कोई नंबर दूसरी साइड में आता है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड में आता है, तो जो नंबर वहाँ पहले से लिखा है वो उसके पीछे ही लिखना है। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो मिस्टेक है ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते ही हैं। मैंने बहुत सारी नोटबुक्स में, बहुत सारे आंसर शीट्स में ऐसे देखा है और हमेशा इसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने तो ठीक ही तो किया है, 180 से 70 को माइनस ही तो कर रहे हैं और आंसर भी वो ठीक निकाल के रख देते हैं। लेकिन जो ये स्टेप होता है यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब भी आप क्वेश्चन करें तो बिल्कुल ध्यान रहे कि लाइन में जो आएगा बाद में वो लगेगा पीछे। ठीक है, तो ये 70 आया 180 के बाद में, 180 पहले से यही था, 70 बाद में आया है तो वो पीछे रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो अब हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करके कितना आएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 180 माइनस 70 कितना होता है? जी बिल्कुल, तो ये हो गया 110 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमारा हो गया 110। ठीक है, यानी कि एंगल COE हमें मिल गया। जो एक हमें 2 फाइंड था ना, ये वाला, ये तो हमें मिल गया। अब क्या बचा? एंगल BOE, ये वाला एंगल और निकालना है। अब इसको कैसे निकालें? जल्दी से इसे भी देख लेते हैं कि इसे कैसे निकालते हैं। देखिए ये वाली लाइन देखिए, अब जो लाइन है CD, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, इस स्ट्रेट लाइन पर आपको एक ये एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल आपने अभी भी निकाल लिया। तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं? है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर से स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर से स्ट्रेट लाइन है तो फिर से 180 डिग्री और फिर से 180 डिग्री है, तो ये एंगल क्या आपका निकला भी 110, ये है आपका 40। तो ये आप आराम से निकाल देंगे। कितना निकलेगा?
जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एंगल BOE कितना आया। ठीक है, ये आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आपको खुद करना है। देखिए बहुत ईजी चीज़ है, क्वेश्चन कैसे करना था मैंने आपको पूरा बता दिया, और उसके बाद में एंगल BOE कैसे निकलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, आप फिर से यही लिखेंगे, सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आप लिख देंगे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वहाँ पर आप एंगल COE की वैल्यू रख देंगे 110 और BOD की वैल्यू रख देंगे 40। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 150, जिसको आप 180 से जब माइनस करेंगे तो फिर एंगल BOE कितना आ जाएगा। यस, आपको कमेंट करना है, मैं आंसर नहीं बताने वाली हूँ। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मैंने पूरा फिगर बना लिया है, गिवन और टू फाइंड भी लिख लिया है, जल्दी से हम देख लेते हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है कि एक XY है स्ट्रेट लाइन, एक MN है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ जो दोनों लाइंस का इंटरसेक्ट कर रही हैं वो O पर कर रही हैं, और वहीं से एक परपेंडिकुलर भी है OP जो है 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। आपको गिवन भी है कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये POY एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, और आपको एक चीज़ और गिवन है जो रेशियो में गिवन है। अब एंगल्स जब रेशियो में गिवन हो गए तो और कन्फ्यूजन आ गया, ये रेशियो कहाँ से आ गया, अब हर जगह पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। बताओ, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक आ गया, अब कैसे करें। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, आपको सब कुछ ईजी तरीके से समझाने के लिए ही तो हूँ ना। मैं बताऊंगी ना कि कैसे इसको ईजिली करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप जैसे ही कर लेंगे ना फिर पता चलेगा अरे वाह ये तो बहुत ईजी था। देखिए कैसे करते हैं, आपको दिया है A/B, A क्या है यहाँ पर, ये वाला एंगल है, एंगल MOP जो है वो एंगल A है, और एंगल XOM जो है वो एंगल B है। तो इन दोनों का रेशियो आपको दिया है 2:3। क्या इन दोनों एंगल्स का आपको कोई और रिलेशन समझ में आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए फिगर को, ये देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, मैं आपको बोलूँगी नहीं लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि आपको दिख जाए एक बार। देखिए ये जो है XY जो है एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन से एक तो लाइन ये चली गई 90 डिग्री वाली, और एक साइड ये बची। देखिए मैंने बोला नहीं लेकिन मैंने तो वहाँ पर पूरा उसको मार्क ही कर दिया, यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया ना, क्योंकि देखिए XY जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर परपेंडिकुलर है, एक साइड 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ना दूसरी साइड भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री की होती है, उसमें से अगर एक एंगल 90 है तो दूसरी साइड भी 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल A और B जो बन रहे हैं वो उस 90 में से ही बन रहे हैं, है ना, मतलब A और B का रेशियो तो है 2:3, उसी में से दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं पहले कि ये क्या है। ठीक है, अपना सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट करते हैं A और B का। तो अब आप ये सोचेंगे A और B हम क्यों निकाल रहे हैं, A और B का रेशियो दिया है ठीक है, पर हमें निकालना तो C है ना, तो जब C निकालना है तो हम A और B से हमें क्या मतलब, छोड़ो उनको, सीधा C के बारे में सोचते हैं। तो देखिए अगर हम सीधा इसी एंगल को निकालने के लिए ही सोचेंगे तो देखिए क्या चाहिए हमें, या तो अगर हम MN को स्ट्रेट लाइन माने तो ये दोनों एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं B और C, तो हमें B की वैल्यू की ज़रूरत है ना। और अगर आप ये सोचें कि XY और MN जो है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहाँ से और यहाँ से जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, तो आपको एंगल A भी चाहिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, देखिए मैंने अभी बता दिया, या तो आप MN को स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो B और C का सम दिखाकर 180 दिखा देंगे लीनियर पेयर से, और अगर आप A के साथ में उसे यूज़ करना चाहते हैं तो MN और XY को आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाकर A+90 और एंगल C को आपको दिखाना पड़ेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तब भी आपको एंगल A की ज़रूरत है, क्योंकि एंगल A को आप 90 में ऐड करेंगे वही सम यहाँ पर एंगल C के इक्वल आएगा एज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, लेकिन कुछ भी करने के लिए, चाहे कोई भी तरीका यूज़ करने के लिए, हमें या तो A चाहिए या फिर B चाहिए। इसका मतलब जो A और B का रेशियो गिवन है उसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा, और सीधी सी बात है जो चीज़ गिवन है वो यूज़ करने के लिए ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं ना कैसे क्या करना है। तो A और B सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं, सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा, हम पहले एंगल्स के नाम लिख देते हैं। ठीक है, एंगल XOM प्लस एंगल MOP। अच्छा, आपको एंगल्स के नाम तो लिखने आते हैं ना, एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स के नाम तो अच्छे से लिखने आते हैं। मैं ये कैसे 3 लेटर्स में एंगल्स के नाम लिख रही हूँ ये समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए एक बार।
मुझे एंगल बी का अगर नाम लिखना है तो देखिए जो बी है वो किस पॉइंट पर, उसकी जो वर्टेक्स है वो क्या है। एंगल की वर्टेक्स होती है ना, जैसे इस तरह से एंगल बनता है तो ये उसकी वर्टेक्स होती है जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसी तरह की जो वर्टेक्स है वो बी की किस जगह में है, तो बी की वर्टेक्स भी है ओ पर, ठीक है। तो जिस भी एंगल की वर्टेक्स जहाँ पर भी होती है वो वाला लेटर हमेशा बीच में ही आएगा। तो जो वर्टेक्स है एंगल बी की वो ओ पर है, तो हमने ओ जो है बीच में ले लिया। इज इट क्लियर टू यू। उसके बाद जो उसकी आर्म्स हैं एक्स, ओ एक्स और ओ एम है, तो किसी भी साइड से आप किसका भी नाम लिख सकते हैं। आप एम ओ एक्स भी लिख सकते थे, एक्स ओ एम भी लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। बस बीच में उसको रखना है जिसके ऊपर वो एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखना होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है। ऐसे ही हमें जब एम ओ पी एंगल लिखना था तो देखिए जो एंगल ए है इसकी वर्टेक्स भी ओ है, तो हमने यहाँ पे ओ बीच में लिख लिया। अब चाहे एम को आगे लिखो, चाहे एम को पीछे लिखो, चाहे पी को आगे लिखो, पी को पीछे लिखो, एक ही बात है। और सेम इसी तरह से हमने एंगल पी ओ वाई का भी नाम लिखा है, ठीक है। अगर अभी भी आपको एंगल्स के नाम लिखना समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं फिर से आपको बता दूंगी कि एंगल्स के नेम्स को कैसे लिखते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने ये लिख लिया है। अब देखिए एक्स ओ एम और जो एम ओ पी हैं, यानी कि एक्स ओ एम की जगह पर क्या है, बी है, और एम ओ पी की जगह पर है ए, प्लस पी ओ वाई 90 डिग्री है ही पहले से, तो वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। आप इस तरह से बता सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो हो जाएगा वो 180 माइनस 90, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री के इक्वल वो आ गए। लेकिन ए और बी की तो हमें वैल्यूज ही नहीं पता है, ए और बी का तो रेशियो गिवन है। अब क्या हम 2+3 कर दें सिंपल, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरह से रेशियो गिवन है तो सीधा ए 2+3 इज इक्वल टू 90 नहीं करेंगे हम, ऐसे तो हमारा कुछ आएगा ही नहीं। जब भी आपको इस तरह से रेशियो गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, उस रेशियो को ही एक्स मान लेते हैं, एक्स या फिर कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट द रेशियो भी एक्स। इस इतना पार्ट को ना मैं इस साइड में कर दे रही हूँ, तो हम लिख देते हैं लेट द रेशियो बी एक्स। अब रेशियो को x मान लिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो a एंगल हो गया वो हो गया 2x, क्योंकि a का रेशियो है 2। जो पहले लिखा है उसका पहले रेशियो लिखा है, जो बाद में लिखा है उसका रेशियो बाद में लिखा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो a का रेशियो हो गया 2x और b का हो गई जो वैल्यू हो गई, अब ये वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब ये रेशियो नहीं बचा। अब x का हमने, क्योंकि x हमने रेशियो मान लिया, रेशियो मानने का मतलब है कि x की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एंगल पूरा का पूरा आ जाएगा। तो x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो हमें फाइंड आउट करनी है ताकि हमें पूरा एंगल मिल जाए, तो उसके लिए ही हमने उनको रेशियो में x की तरह से मान लिया। देखिए x जो है बहुत ज़्यादा यूजुअली यूज़ होने वाला वेरिएबल है, आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर मैथ्स में x ही यूज़ करते हैं, तो मैंने भी x ही ले लिया। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया हमें तो कुछ अलग करना है, तो आप कुछ भी एस टी एल एम एन ओ पी कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ये ले लिया 2x और 3x। अब देखिए a की वैल्यू हो गई 2x, b की वैल्यू हो गई 3x, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। a की जगह पे हम रख देंगे 2x और b की जगह रख देंगे 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब 2x प्लस 3x, अब देखिए ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इसमें x है ना, सेम टू सेम वेरिएबल है, और दोनों ही टर्म्स आपको दिख रही हैं लाइक टर्म्स हैं। तो अगर टर्म्स लाइक हैं तो वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x कितना हो जाएगा फिर आपका 18 डिग्रीज, यानी कि जो x की वैल्यू हो गई वो 18 डिग्री हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो मुझे बता दीजिए। देखिए 90 को जब 5 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, यानी कि आप जानते हैं 18 5 90 होता ही है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। अब जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल गई, हम जल्दी से a और एंगल b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए a की वैल्यू क्या थी, 2x, यानी कि इसी में 2 में हम x की वैल्यू यानी कि 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा a, और जब हम उसी x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 3x है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एंगल b की। तो देखिए एंगल a जो बन गया वो 36 डिग्री 2 में 18 का मल्टीप्लाई करके, और एंगल जो एंगल b है वो बन गया 3 में 18 का मल्टीप्लाई करके 54 डिग्री। यानी कि अब आपको दोनों एंगल्स की डिग्री पता चल गई। आप यहाँ पर भी अपने रेडी रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं कि एंगल a की जगह हम लिख लेंगे 36 और ये एंगल b हो जाएगा 54 डिग्री। इज इट क्लियर। अब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें तो निकालना है ना एंगल c।
तो देखिए एंगल सी आपको निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था दो तरीके, या तो आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला क्राइटेरिया यूज़ करके कर सकते हैं या फिर आप लीनियर पेयर का यूज़ कर सकते हैं। और मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लीनियर पेयर वाला ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम वही कर लेते हैं। देखिए अगर आपको चाहिए, वैसे देखिए आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला दिखाएंगे तो उसमें कोई कमी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। लीनियर पेयर ज़्यादा ईजी है, आपको अगर टाइम बचाना है अपना तो आप लीनियर पेयर से जल्दी से एंगल सी बता सकते हैं। तो हम बता देंगे सिंस एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, आप लिख देंगे नाउ एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर आप यहाँ लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं तो P की वैल्यू आपको पता ही है 54 डिग्री है, और एंगल C तो आपको निकालना ही है। अब देखिए फिर से यहाँ पर वही चीज़ आ गई ना कि 54 को हमें उस साइड लेकर जाना है, और जब 54 को इससे 180 के साइड लेकर आएंगे तो 54 के 180 के आगे लिखा जाएगा या पीछे लिखा जाएगा, यस पीछे लिखा जाएगा, क्योंकि 180 तो पहले से ही लाइन में लगा हुआ है, 54 बाद में आ रहा है तो उसको तो पीछे ही जाना पड़ेगा ना। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि एंगल 54 को जब 180 से माइनस करेंगे तो क्या एंगल आएगा। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, जो एंगल C की वैल्यू है वो आपको मुझे कमेंट करके बतानी है कि आपने ये माइनस करके क्या निकाला। देखिए इसमें तो मुझे पूरा भरोसा है हर बच्चे पर कि वो सबके सब सही आंसर ही कमेंट करेंगे, है ना। माइनस करना है ना, ये तो बहुत बहुत छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है कि माइनस कैसे करते हैं। ये तो मेरे सारे बच्चों को अच्छे से पता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं, वो सब अच्छे से जानते हैं कि उनको कैसे करना होता है। ठीक है, तो मेरे समझदार स्टूडेंट्स आपको आंसर कमेंट करना है कि एंगल सी की वैल्यू आपकी कितनी आई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक फिगर है इस तरह का, जिसमें एस टी एक स्ट्रेट लाइन है और उसी लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना हुआ है, और इस ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें बस एक चीज़ गिवन है, वो ये है कि जो एंगल पी क्यू आर है और एंगल पी आर क्यू है वो दोनों इक्वल हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला, एंगल पी क्यू आर यानी कि क्यू पर एक एंगल बन रहा है, और दूसरा बोला पी आर क्यू यानी कि आर के ऊपर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, जो वर्टेक्स बीच में आ रही है, जिसका नाम बीच में आ रहा है, उसी के ऊपर एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। अब ये दो एंगल्स अगर आप किसी ट्राइंगल में इक्वल दिए हैं तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, आपने सही पहचान लिया कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो एंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। जी हाँ, एक ऐसा अब आप सोचेंगे नहीं मैम, आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो आपने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो साइड्स अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तब वो आइसोसेलेस होता है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। ये भी हम पिछली क्लासेस में प्रूव करके पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसके दो ऑपोजिट तो मतलब कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके जो सामने वाली साइड होती है, इस एंगल के सामने वाली साइड ये हो गई, इस एंगल के सामने वाली साइड ये हो गई, तो ये भी आपस में इक्वल होती हैं। और इसका उल्टा भी होता है, अगर दो साइड्स आपको इक्वल दी हैं तो साइड के सामने वाला ये एंगल और साइड के सामने वाला ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए ये बात तो हो गई, पर अब आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली ये कोई प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ऐसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, ये कुछ और पूछ रहे हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम फाइंड कर रहे थे, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो हमने क्या लिखा है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। अभी तक हम बोल रहे थे टू फाइंड, यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो एंगल पी क्यू एस है, एंगल पी क्यू एस कहाँ बन रहा है, देखिए पी क्यू एस, जो क्यू है वो बीच में आ रहा है यहाँ पर, यानी कि क्यू पर हमें देखना है, और पी से फिर एस पे जा रहे हैं, अब अंदर नहीं जा रहे हैं, अब इस साइड आ रहे हैं, तो ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। और इधर पी आर टी, ये वाला एंगल, हाँ जी, पी आर टी टीचर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये पी आर टी एंगल है। ठीक है, जो वर्टेक्स आर के ऊपर बन रहा है, ये एंगल हो गया आर के ऊपर। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल है। ये कैसे प्रूव करें? अब इसमें आपको अगर देखकर थोड़ा थोड़ा भी आपको अगर क्लास 7 का कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा
तो आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में बाहर की साइड, देखिए ये जो लाइन है वो इस ट्रायंगल से, मान लीजिए उसको छोड़िए, अभी इस टी साइड वाली को छोड़िए, आर टी को छोड़िए, बस इतना ही देख लीजिए कि ट्रायंगल पी क्यू आर है और इसमें इस साइड में ये साइड एक्सटेंड हो गई है, और साइड एक्सटेंड होने की वजह से जो बाहर एक एंगल बना है, तो बाहर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, बाहर जो है वो एक्सटीरियर है, तो ये एंगल एक्सटीरियर है। अब आपको नाम सुन के कुछ कुछ याद आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो हमें पहले से पता है कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ को नहीं पता है ना, कुछ बच्चे भूल गए हैं। तो जो भूल गए हैं उन्हें याद दिलाने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आगे खड़े होकर क्लासेस ले रही हूँ आपके लिए। तो देखिए जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, जब भी किसी ट्रायंगल में कोई बाहर एक साइड एक्सटेंड हो जाती है तो बाहर की साइड में एक एंगल बनता है, वो उसका एक्सटीरियर एंगल तो होता है, पर उसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिस वर्टेक्स पर वो एक एंगल जो बन रहा है बाहर, उसके अलावा देखिए क्यू के ऊपर बन रहा है ना, तो क्यू वाला एंगल छोड़कर जो ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं, या सीधी सी बात बोल दे जो ऑपोजिट है, इस वाले एंगल के ऑपोजिट में ये दो एंगल्स हैं, एंगल पी और एंगल इस पर पी आर क्यू, ये जो दो एंगल्स हैं इनको सम करके इस एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर 180 का कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये बताते हैं कि जो एंगल एस क्यू पी है, यानी कि जो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा अंदर वाले दो एंगल्स के सम के बराबर। ठीक है, और वो अंदर वाले एंगल्स जो हैं वो इस वर्टेक्स के अलावा वाले दो एंगल यानी कि उसके ऑपोजिट वाली साइड में है। ठीक है, ये एंगल है ना, इसके ऑपोजिट में यही साइड है पी आर, तो पी आर साइड पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक वर्टेक्स पी के ऊपर, एक वर्टेक्स आर के ऊपर, इन दोनों को प्लस करके आएगा इस एंगल के इक्वल। ठीक है, और सेम इस तरह से इस बार अब हम एस क्यू को हटा के आर टी को देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये क्यू आर टी इस तरह से आगे गया है, इसको छोड़िए आप। ठीक है, इसको छुपा देते हैं। अब ये वाली साइड है, अब इस वाली साइड में देखिए आर के ऊपर भी इस तरह से बाहर एक एंगल बन रहा है, तो ये जो बाहर एंगल बन रहा है, तो अब देख लीजिए फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही यहाँ पर हम यूज कर देंगे, और आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी और एंगल क्यू के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई। अब आप सोचेंगे ठीक है मैम समझ गए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसी होती है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, पर ये सब यूज़ करके हम इन दोनों एंगल्स को कैसे इक्वल प्रूव कर दें, यहाँ पर तो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं ना, आप तो हमें प्रॉपर्टीज़ बताए जा रही हो पिछली क्लास की। तो बेटा जब अगर आपको इस तरह का कुछ एंगल दिया है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद आई है, इसका मतलब यही है कि वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब वो कैसे यूज़ होगी, यही तो स्मार्टनेस है ना आप लोगों की। आप एक बार देख लेंगे फिर आप बोलेंगे अरे ये इतने इजी होते हैं क्वेश्चन, मैंने देख के ऐसे ही डरते रहते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखिए हम जो जानते हैं वो हम पहले यूज़ कर लेंगे। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसे हम करके लिख सकते हैं, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस तरह से आप लिख के ना दोनों एंगल्स के लिए ये चीज़ लिख सकते हैं। आपने ये रीज़न दे दिया कि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि वाह बच्चे को, टीचर को मतलब बच्चे को ये याद है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम लिख लेते हैं पहले एंगल पी क्यू एस के लिए। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, जो पी क्यू एस है ये वाला जो एंगल है वो आया इस वाले क्यू पी आर एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू के सम के बराबर। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आप इस साइड से जब लेंगे पी आर टी से, तब हो जाएगा एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल, आपकी बार ये आर है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड देखिए ये है पी क्यू, इसके ऊपर दो एंगल्स जो अंदर वाले, देखिए अंदर वाले एंगल ही लेने होते हैं, तो अंदर वाला कौन सा एंगल है कि एंगल क्यू पी आर है प्लस एंगल पी क्यू आर है। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को यूज करके हमें इन दोनों चीज़ों को इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें क्या करें, कैसे इक्वल प्रूव करें, तो देख लीजिए आप एक बार। देखिए इन दोनों इक्वेशंस में ये और ये तो इक्वल है ही, दोनों में ही एंगल क्यू पी आर आ रहा है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आपने देख लिया है ना, और ये एंगल कॉमन आ रहा है, और ये वाला जो है एंगल पी आर क्यू और एंगल पी क्यू आर दोनों तो पहले से इक्वल गिवन है आपको, ये देख लीजिए पी क्यू आर और पी आर क्यू तो एंगल इक्वली गिवन है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो ये दोनों इक्वेशंस हैं ये दोनों तो इक्वल चीज़ के ही इक्वल हो रही हैं।
आप ऐसा कर लीजिए कि किसी भी एक एंगल की जगह पर इनका किसी का एक का नाम लिख लेते हैं। आप बताइए किस एंगल का नाम लिखना है आपको। ठीक है, चलिए एंगल पी क्यू आर को ही हम बदल लेते हैं। पी क्यू आर की जगह लिख लेते हैं पी आर क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिखा जा सकता है। तो इसको सेकंड इक्वेशन ना मानते हुए हम लिखते हैं एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ये तो एज इट इज रहेगा। और जो ये एंगल है पी क्यू आर, देखिए जो पी क्यू आर है इसकी जगह पे हमने लिख दिया पी आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन है, क्योंकि आपको ये गिवन है इसलिए आपने ऐसा कर दिया है। जैसे ही आप मतलब इस चीज़ की जगह पे ये चीज़ लिखने लगे तो आपका टीचर जब कॉपी चेक कर रहे होंगे तो अचानक से चौंक जाएंगे कि बच्चे ने ये बदल कैसे दिया। तो तुरंत ही उनका नज़र वहाँ पे जाएगी कि आपने लिखा है गिवन, तो वो गिवन में देखेंगे अच्छा ये इक्वल गिवन है इसलिए बच्चे ने लिखा है, वेरी गुड। और फिर आपके मार्क्स फिर से बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि रीज़न हमेशा देना है। ये रीज़न दे दिया। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या लिखा है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, और फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ये देखिए दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, और दोनों में इस साइड तो एक ही चीज़ है पर यहाँ पर जो एंगल्स हैं ये अलग अलग है। तो इसका सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अगर कोई भी दो एंगल सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस तो हम बहुत करते आ रहे हैं ना पिछली क्लासेस से, कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस देख लिए, अच्छे से समझ लीजिए आप इस चीज़ को। अगर ना क्वेश्चन समझ में आए एक बार उसको दोबारा से प्ले करके देखिए। मैंने पूरी कोशिश किया है बहुत इजीली समझाने की, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे समझदार स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर एक बार भी थोड़ा सा भी अगर देखिए डाउट लगे ना, थोड़ा सा भी डाउट लगे तो उसको प्लीज़ दोबारा से प्ले करके देखिए, अच्छे से चीज़ को समझिए, अपने दिमाग में अच्छे से उसको बिठाइए। ठीक है, और उसके बाद में फिर सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने आप करके ज़रूर देखना है। जब तक आप अपनी मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट को खुद से अपना दिमाग यूज़ करके नहीं करके देखेंगे, तब तक चाहे कोई कितना भी पढ़ाता रहे वो असर नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।